तो इस खौफनाक दास्तान की और आगे बढ़ते हैं और ये कहानी उस मोड़ पर जाएगी जो समीर के साथ हुआ और उसके परिवार वाले जितने बेबस थे ना, ये सब सामने आएगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो रात के समय देख रहे हो तो कान में हेडफोन लगे रहने दीजिए, क्योंकि और मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। अध्याय 2 में अधूरी तलाश और खौफनाक राज। समीर के गायब होने से ठीक 3 दिन बाद बेंगलुरु से लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर के अस्पताल में समीर का छोटा भाई अपने माँ के बेड के पास बैठा था। माँ की हालत तो ठीक थी, लेकिन उनकी आंखें ना दरवाजे पर ही टिकी थी और उसकी माँ बोलती है कि अमित, समीर का कुछ पता चला? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि उसका मोबाइल अभी भी ऑफ ही आ रहा है। और माँ बोलती है कि मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बच्चा किसी न किसी मुसीबत में है। अमित ने अपनी माता का हाथ थपथपाया। माँ, आप फिक्र मत करो, बेंगलुरु से यहाँ तक आने में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे भाई को कुछ हो गया होगा। और ऐसा कहते हुए अपने माता को दिलासा दे रहा है। और उसकी गाड़ी भी नहीं है, हो सकता है कहीं रास्ते में रुककर आराम कर रहा होगा। और मैंने ना पुलिस से भी बात की है, लेकिन अमित अपनी माता से झूठ बोल रहा था, क्योंकि पुलिस ने तो उसको कॉल पर बता दिया था कि समीर का गाड़ी NH-33 पर लवारिस पाई गई है और समीर का कोई अता पता नहीं है। तो अमित ने तय किया कि वो खुद उस जगह पे जाएगा और अपने माता से झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी माँ का तो तबीयत खराब है और मैं इसे ये सारी सच बात बताऊंगा ना तो और ज़्यादा घबरा जाएगी, इसीलिए यह सब बात छुपा रहा था। उस रात अमित अपने दोस्त नितिन के साथ NH-33 पर पहुंचा। रात के ठीक 1:30 बज रहा था और कोहरा उतना ही ज़्यादा था जितना समीर जिस समय गाड़ी चला रहा था ना, और उस समय जितना कोहरा था ना, सेम उतना ही कोहरा उस समय भी था, बहुत ज़्यादा। अमित गाड़ी चला रहा था और नितिन क्या कर रहा था कि बगल वाली सीट पर बैठकर पुलिस से बातचीत करने के लिए लोकेशन ट्रैक कर रहा था। और बोला कि अमित, पुलिस ने बताया था कि गाड़ी चंदौली गांव के पुराने साइड बोर्ड के पास मिली थी। नितिन ने टर्च चमकाते हुए कहा, अरे हम तो उसी जगह पे हैं। तभी कार का हेडलाइट सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी के पास पड़ता है। वह एक अस्थायी चौकी थी जहां पर कि 2 पुलिस वाले कुछ जलाकर अपने हाथ सेद रहे थे। अमित ने गाड़ी रोका और दोनों को ही उतर गए। और अमित ने एक सिपाही के पास जाता है और अपने भाई का फोटो दिखाता है और बोलता है, भैया 3 दिन पहले इसी रास्ते से मेरे भाई की कार मिली थी, क्या उनका कोई अता पता चला कि नहीं? बूढ़े ने तस्वीर को देखा और फिर ठंडी सांस ली और उसके बाद में क्या करता है कि आग की तरफ देखने लगता है और बोला कि बाबूजी, मैंने इस लड़का को देखा था। और बोला कि बाबूजी, मैंने इस लड़का को रोका था उस रात ठीक 1:45 में जा रहा था इसी रास्ते से, और मैंने चिल्लाकर भी कहा था कि इस रात और इस समय इस रास्ते से अकेले जाना एकदम बेकार है, इस रास्ते से तुम मत जाओ। चिल्ला कर मैंने बोला था, लेकिन वो लड़का मेरा बात माना ही नहीं और शायद उसकी मौत उसे खींच रही थी। अब देखिए क्या होता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्या हुआ उस रास्ते पर? ऐसा नितिन ने पूछा पुलिस वाले से। और सिपाही ने चारों तरफ देखने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई बात सुन तो नहीं रहा है, और ये सब सोचते हुए वो चारों तरफ देख रहा था और फुसफुसाते हुए कहा, आज से ठीक 5 साल पहले एक रईस लड़का ने एक गरीब लड़की को ठोकर मार दिया था और लड़की तड़पती रही और वो लड़का ना उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपने घर भाग गया, उस लड़की को उसी हालत में छोड़कर। और सुबह हुआ ना, तब तक उस लड़की ने तड़प तड़प कर अपना दम त्याग दिया था, यानी मर गया था। और तब से आज तक उस लड़की ने अधूरी मौत का बदला ले रही है। वो लड़की हर गाड़ी वाले को अपना शिकार बनाती है जो कि रात के समय अकेले इस रास्ते से गुजरता है। और ये सब सुनने के बाद ना अमित के रोंगटे खड़े हो गए और बोला कि पर मेरा भाई ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ना किसी का कुछ बिगाड़ा था, वो तो बस अपनी माँ से मिलने आ रहा था। तो सिपाही बोल रहे हैं कि चुड़ैल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबूजी, वो थोड़ी जान रही है तुम भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, उसे तो सिर्फ मौत का बदला लेना है। अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, कोई भी इस रास्ते से अकेले जाएगा ना, उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। उसे बस एक हमसफर की जरूरत होती है जो कि उसके अंधेरे दुनिया के साथ दे सके। सिपाही ने ये सब उस लड़के को बोला। अमित और नितिन वापस गाड़ी में बैठ गया और ठीक आगे बढ़ गए। 2:15 हो रहा था, वही रास्ता और वही समय। और अचानक से कार का रेडियो चालू हो गया, लेकिन उसमें गाना नहीं बज रहा था, उसमें किसी का रोने की आवाज़ आ रहा था, सिसकते हुए, मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, ऐसे रो रही थी और उसमें बोल रहा था। और ये सब सुनने के बाद ना नितिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रेडियो का बटन बंद करने के लिए सोचा और बंद कर रहा था, लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था। और जो रोने की आवाज़ आ रहा था ना, वो और ज़्यादा तेज होने लगा और फिर अचानक से वो रोने की आवाज़ हंसी में बदल गई। नितिन ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि अमित, गाड़ी रोको, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है,
तब अमित बोलता है कि नहीं नितिन, अगर समीर यहीं कहीं है तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी कार के विंडशील्ड पर धुंध जमने लगा। बाहर इतनी ठंडा नहीं थी, लेकिन कार के अंदर इतना ज्यादा ठंडा हो गया ना, तापमान माइनस में चला गया। अमित के स्टीयरिंग पर व्हील पर जमी बर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा था और फिर से कार की रोशनी चिरती हुई वहीं आकृति दिखाई देती है इन दोनों की। सफेद सूट पहने और उसका बाल बिखरा हुआ था और रोड के बीच सड़क पर खड़ा थी वो। और ये सब देखने के बाद में नितिन बोलता है कि अमित जल्दी ब्रेक मारो, सामने कोई है। और तभी अमित इतना जोर से ब्रेक मारता है ना कि गाड़ी एकदम घिसक के वहां पर जाता है। लेकिन लड़की के 2-3 इंच इधर ही गाड़ी रुक गया। लड़की ने अपना सिर उठाया और इस बार उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और चेहरे की खाल लटकी हुई थी और वह मुस्काई। एक ऐसी मुस्कान थी कि किसी भी इंसान को देखने के बाद में उसका खून जम जाएगा, इतना भयानक मुस्कान था उस लड़की का। और ये सब देखने के बाद में नितिन बोलता है कि अमित गाड़ी मोड़ो, जल्दी भागो यहाँ से। और इतना कहते ही अमित ने पागलों की तरह गाड़ी मोड़ा और गियर बदलने का कोशिश किया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, कार का पिछले दरवाजा अपने आप खुल गया। चूहुट इस तरह से आवाज आया और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पिछली सीट पर कोई बैठ गया था। कार के अंदर शमशान की राख और सड़ी हुई मिट्टी का बदबू फैल गई। नितिन ने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सीट खाली था। और नितिन अमित से बोलता है कि ओहो, वो कार के अंदर ही है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है। और नितिन का ना डर के मारे पैंट गीला हो गया था। तभी रियर व्यू मिरर में एक साया उभरा। वो लड़की अब आईने में दिख रही थी, लेकिन कार के सीट पर कोई नहीं था। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया और नितिन के कंधे पे इस तरह रख दी। और ये सब देखने के बाद ना नितिन के मुंह से चीख भी नहीं निकल रहा था। और जहाँ पर चुड़ैल का हाथ था ना, वहाँ पर नितिन को ऐसा लग रहा था कि बर्फ की तरह वहाँ पे जम रहा है, इतना ठंडा लग रहा था वहाँ पर उसको। नितिन डर और दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। अब गाड़ी में अमित और वो भयानक साया बची थी। अमित का डर के मारे हालत खराब था, लेकिन फिर भी वो अपना हिम्मत हार नहीं रहा था। हिम्मत करके गाड़ी में बैठा था और अमित रोते हुए कहा कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? वो तो बेकसूर था, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। और तभी अचानक से पिछली सीट से एक नहीं 2 आवाजें एक साथ गूंजी। एक आवाजें उस चुड़ैल की थी और दूसरी आवाज उसके भाई समीर का था। अमित भाग जाओ यहाँ से मेरे भाई, भाग जाओ। वह समीर का तड़पता हुआ आवाज था। अमित ने चौंक कर जब आईने में देखा ना, तो चुड़ैल के बगल में समीर का भूतिया साया बैठा था। समीर की आंखें भी सफेद हो चुका था और उसके चेहरे पर मौत का रंग भी चढ़ गया था। वो चुड़ैल की कैद में था। और चुड़ैल जोर से हंसी और बोली कि अब कभी वापस नहीं आएगा। जो इस हाईवे पर मेरे साथ बैठ जाता है वो हमेशा के लिए मेरा हमसफर हो जाता है। अब तेरा भाई मेरा है, ऐसी बोली चुड़ैल। और ये सब सुनने के बाद में अमित चिल्लाया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अमित बहुत जोर से दरवाज़ा को खोलने की कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था क्योंकि गाड़ी जाम हो गया था ना, इसी कारण दरवाज़ा लॉक हो गया था और दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। चुड़ैल का चेहरा अब अमित के एकदम सामने आ गया था। चुड़ैल की आंखें और उसके शरीर से ना खून टपक रहा था, जो कि समीर के चेहरे पर पड़ रहा था। और ये सब देखने के बाद में क्या बोलती है चुड़ैल कि तुम बहुत अच्छे भाई हो, क्यों ना इस सफ़र में तुमको भी साथ में शामिल कर लिया जाए। चुड़ैल ने अपनी हाथ अमित की तरफ बढ़ाया। अमित ने अपना आँख मूंद लिया और भगवान को याद करने लगा और उसे ये लगने लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। अचानक से एक तेज आवाज़ गूंजी और 20 चक्का वाला ट्रक उसी के सामने बहुत तेजी में आ रहा था। ट्रक के तेज हेडलाइट्स की रोशनी जैसे ही कार के अंदर पड़ी ना, तो चुड़ैल और समीर का छाया एकदम गायब हो गया और कार के अंदर जितनी भी बर्फ जमा था ना, सब पिघलने लगा। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी, कोहरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और तभी अमित का आँख खुलता है। वो कार के व्हील स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। अमित पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकला। वह जिंदा था, लेकिन उसका भाई हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उसने चंदौली गांव के उस मनहूस बोर्ड की तरफ देखा, जहाँ की धूल में 2 जोड़ी पैर का निशान बना हुआ था और वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। और काफी दिन बीत गया, समीर कभी वापस ही नहीं लौटा और पुलिस ने भी इस केस को लापता श्रेणी में डाल दिया। और अमित अपनी माँ को लेकर उस शहर से बहुत दूर चला गया। लेकिन आज भी रात के जब 2-2:30 बजता है ना, तो अमित के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आता है। और जो कोई भी NH रोड से रात के समय गुजरता है ना, उसे एक नहीं कोहरे के तरफ से 2-2 हाथ दिखाई देता है, जो कि लिफ्ट मांगते हुए ऐसे ऐसे करके रोकता है और बोलता है कि सफर अभी बाकी है और हाईवे एक नए हमसफर की तलाश में मुस्तैद है। तो कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में एक चीज़ आप लोग जरूर बताइएगा, क्या आप लोग को उस रास्ते से जाने का मौका मिलेगा तो रात के समय आप जाओगे या नहीं जाओगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।